सबसे पहले कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं। दरअसल हमने देश की जनता से ये जाना, जो 60,000 से ज्यादा का सैंपल साइज है, उनसे पूछा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता दरअसल क्या है। तो 22% लोगों ने कहा है कि कोरोना से जिस तरीके से मोदी सरकार ने लड़ाई लड़ी है वो सबसे बड़ी सफलता माना जा सकता है। वहीं 16% लोगों का मानना है राम मंदिर सबसे बड़ी सफलता है। 12% लोगों का मानना है कि अनुच्छेद 370 हटाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन इस सबके बीच हम आपको अपने पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के पास लिए चलेंगे और उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन एक और सवाल जो कि हमने देश से पूछा अर्थव्यवस्था के लिहाज से, वो ये था कि एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों का लाभ किसे मिला है। बड़े व्यापारियों को मिला है 48% लोगों का ये मानना है, छोटे व्यापारियों को मिला है 8% लोगों को मानना है, जबकि अगर बात करें नौकरी पेशा लोगों को, सिर्फ 8% नौकरी पेशा लोगों को इसका फायदा मिला है। किसान को 12%, वहीं दिहाड़ी मजदूर को महज 7% फायदा मिला है मोदी सरकार की नीतियों का। और एक एक करके हम नीतियों का जिक्र भी करेंगे। दरअसल ये वो नीतियां हैं जो आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, पीएम सुरक्षा बीमा योजना हो, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना हो, अटल योजना हो, या फिर हाउसिंग योजना यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल। सैयद जफर इस्लाम, एक छोटा सा सवाल, बहुत सारी योजनाएं मैंने यहां पर गिनाई जिनका टारगेट, उनमें से एक हाउसिंग योजना 2022 था। ये सब टारगेट मीट कर पाई है सरकार? क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो जो हमारे सर्वे में दिखाई दे रहा है वो बड़े व्यापारियों को मिला है, ये सर्वे कह रहा है। देखिए, आपको जब ये लोग कहते, पहले समझिए कि बड़े लोगों के जब वेल्थ के बारे में बात करते हैं तो ये नहीं कि उनके पास कोई पैसा आ गया है, उनकी कंपनियों के स्टॉक्स के वैल्यू बढ़ गए। अभी चूंकि इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है, इंडिया में पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पॉजिटिव ग्रोथ है, और यहां पर जो सरकार है वहां स्कैमस्टर्स की सरकार नहीं है, यहां पर पॉलिसी इनिशिएटिव है, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। इसलिए बाकी दुनिया के ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा डालते हैं तो उनकी कंपनियों में जब उस शेयर लेते हैं तो उसका उछाल आता है और इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ती है, इसलिए उनकी नेटवर्थ ज्यादा देखती है। कोई कैश उनके पास घर में नहीं आ गया, अगर वो गिरेगा तो उनकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इसलिए जैसे कि आप देखिए 2008 में इंडिया में 6,000 पे इंडेक्स था, जब सेंसेक्स था, आज वो 60,000 पे सेंसेक्स है, 10 टाइम्स वहां से ज्यादा बढ़ गया है। तो ये समझ में आता है कि इनको समझना चाहिए कि कोई हाथ में पैसा नहीं आ गया, ये सिर्फ वैल्यू उस वक्त ऊपर नीचे चलने वाली जो है शेयर की वैल्यू की वजह से है। 2022 आ गया है, यही लक्ष्य रखा था ना आपने 2022 का? बहुत हद तक नहीं, जिस तेजी से हम घर दे रहे हैं लोगों को, वो बहुत हद तक मिल चुका है। अगर थोड़ा बहुत है तो आगे 2022 में एक साल अभी बचा हुआ है और हम तेजी से घर बना रहे हैं। और साथ साथ ये बोलना चाहते हैं कि हम आदमी की निजी जिंदगी में हर तरह से बेहतरी है उसकी हमने कोशिश की है और साफ नेहा जी, मुझे इनके ऊपर बड़ा आश्चर्य आता है। नेहा जी, बड़ा आश्चर्य आता है मुझे आपने पर देखिए जरा चेहरा, जब ये कहते हैं WPI इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नहीं बोल रहे थे ना बीच में, जीडीपी जी थोड़ी सी सभ्यता रखिए। ये कहते हैं कि WPI इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि चीन जिम्मेवार है, जीडीपी इसलिए गिर रही है क्योंकि कोरोना जिम्मेवार है, रुपया मार्गदर्शक मंडल पे इसलिए पहुंच गया क्योंकि अमेरिका ने पूंजी वापस ले ली। तो आप किसके लिए जिम्मेवार हो? आप क्या सिर्फ मोदी महल और हवाई जहाज खरीदने के लिए आपकी जिम्मेवारी है प्रधानमंत्री के लिए? आप ये बताइए कि 7% बेरोजगारी की दर कॉन्स्टेंटली क्यों है? बीच में मत बोलिए, नो। अरे प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स से बात करो ना, कुछ ऐसे बात ऐसे आप ये बताइए बेरोजगारी की दर, इंटरफेयर किया ना, आप भी मत करिए सर प्लीज। गौरव जी बात रखिए। नेहा जी, आप इनसे ये पूछिए बेरोजगारी की दर इकोनॉमी में कॉन्स्टेंटली 7% क्यों है? शहरी बेरोजगारी 9% पे क्यों है? इनकम डिवाइड क्यों बढ़ता जा रहा है? किसान 27 रुपए कमाता है और गौतम अडानी 1,002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाता है, ऐसा क्यों? ये कह रहे हैं कि ये तो डिफेंड कर रहे हैं। मैं इनसे आपके सवाल समय पूछ रहा हूं, में अंबानी आपके समय में बने हैं,
इनकम आपके समय डिवाइड में बने इतना हाई अंबानी, क्यों है? हमारे समय में नहीं बने। एशिया की सबसे बुरी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी क्यों हो गया, उसका जवाब इनके पास है नहीं। महंगाई जो 400 रुपए का सिलेंडर 950 में क्यों मिल रहा है, खाने के तेल के दाम डबल क्यों हुए हैं पिछले 7 सालों में, सब्जियों के दाम, फल फूलों के दाम पिछले 1 साल में डबल क्यों हुए, आवश्यक वस्तुओं पे जीएसटी क्यों लगाई जा रही है, रोजमर्रा में काम आने वाले कपड़े जूतों पर जीएसटी 12% क्यों करी, 5% से बढ़ाकर 12%। इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। देश के ऊपर कर्ज 2 गुना से ज्यादा क्यों बढ़ाया, इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे कि महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, 25%। ये मानते हैं कि सबसे बड़ी नाकामी मोदी सरकार की महंगाई है, 14% ये मानते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी नाकामी है। देखिए नेहा जी, ऐसा है कि हर आंकड़े को, जैसा अभी गर्ग साहब कह रहे थे, उसको आइसोलेशन में नहीं, सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। मैं ये पूछता हूं कि इन्होंने तो ऐसा बात कर रहे हैं कि 70 सालों में मानो कि यहाँ सारी इकोनॉमी जो आसमान में उड़ रही थी और सभी लोगों को बड़ी बड़ी नौकरियां थी, फैक्ट्रियां जो है आलू के बजाय सोना प्रोड्यूस कर रही थी, इस तरह की बात जो है वो कर रहे हैं। हकीकत है कि जिस हालात में इन्होंने छोड़ा था, एनपीए लेवल जो है बैंकों के इस तरह से कि आपने देखिए, मैंने कहा कि 65% ऐसे लोन दिए थे ये निकम्मे जो यूपीए की सरकार ने, जिसका अगर आप उस वक्त अगर जिस रेट पे लोन दिया था अगर उससे आप सिर्फ डिस्काउंट करें तो एबिटा नेगेटिव, मतलब कि सारी लॉस मेकिंग कंपनियां को दिया था जो कभी जिंदगी में नहीं कर पाती, वो पूरा हमारे जो है आ गया, हमारे हिस्से में आ गया, इसलिए कि हमने उस वक्त व्हाइट पेपर नहीं लाया, नहीं तो इनके। ठीक है, सुभाष चंद्र जी, इससे एनपीए से शुरुआत करें। देखिए, एनपीए इस देश में 2004 से लेके 2007-8 के बीच में बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी। उस समय की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी, 8-9% तो हमारी नॉर्मल ग्रोथ हुआ करती थी। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ उस समय स्टील में, सीमेंट में और बहुत सारी इंडस्ट्री में। इनफैक्ट इतना इन्वेस्टमेंट हुआ कि जो उस समय की जो ग्लोबल डिमांड थी और जो हिंदुस्तान की डिमांड थी, उससे ज्यादा हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। और उस समय कई लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने शुरू कर दिए पावर सेक्टर में, रोड सेक्टर में, जो इकोनॉमिकली अनवायबल थे। इसके कारण से जो 2009 से 2012-13 तक बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा तो सफल था इन्वेस्टमेंट, लेकिन कई सारा इन्वेस्टमेंट ऐसा भी था जो असफल हो गया। तो वो ये जो एनपीए 2014-15 के बाद सामने आए, ये जो इन्वेस्टमेंट कमजोर और गलत और उस तरह से स्थिति को सही भांपने के बजाय कि भाई इतनी उत्पादन की जरूरत है या नहीं है, उस हिसाब से किया और वो एनपीए हुए। ये साइकिल्स आती हैं, ये कोई एक बार इस सरकार में आई हो ऐसा नहीं है। 90s में भी हमारे पास एनपीएस की एक बड़ी साइकिल आई थी, 1980 में भी एनपीए की साइकिल आई थी। तो ये एनपीए जो आए उसको डील करना, और सरकार ने डील किया भी। सरकार ने बहुत सारा कैपिटलाइजेशन किया बैंकों का, उसके जरिए उनकी जो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हुई थी वो ठीक हुई और वो एनपीएस बनने से बचे। अब एनपीए के पर्सपेक्टिव से आप आज एक बार चीज देखिए जो आगे आने वाले समय में परेशानी पैदा करने वाली है। अभी हम पिछले 2-3 साल से बैंकों के जो लोन दे रहे हैं वो ज्यादातर लोन अब रिटेल सेक्टर में जा रहे हैं, बिजनेस में अब नया लोन नहीं जा रहा है। और दूसरा ये एमएसएमईज और इनके लिए लोन जा रहा है। एमएसएमई के लिए सरकार एक स्कीम लेके आई जिसको ईएलसीटी कहते हैं, जिसमें इमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी दे रहे हैं। तो आज काफी सारा लोन जो है वो गारंटी के बदले में दिया जा रहा है। वो लोन कुछ आने वाले समय में फिर खराब होंगे। तो आज की जो लोन की स्थिति है आने वाले समय में हमें वॉच करनी चाहिए।